अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बात करूंगा गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करते हैं तो लॉ ऑफ द स्टेट उस बारे में क्या कहता है। यहाँ पर मैं बताता चलूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। देखिए, ज़मीन वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो प्लॉट हो सकता है, घर बना हुआ हो सकता है, मकान बना हुआ हो सकता है, उसके ऊपर दुकानात बनी हो सकती हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो सकती है। यानी ज़मीन होनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम गिफ्ट करते हैं तो इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन से लॉ के तहत हमने गिफ्ट करना है ताकि वो एक वैलिड गिफ्ट कहला सके। कल को कोई दूसरा बंदा उठ के ये ना कहे कि मैंने इलीगल तरीके से या एक 2 नंबर तरीके से ये गिफ्ट डीड तैयार करवाई है। यहाँ पे मैं चूँकि बात कर रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो मैं डिस्कस करूँगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 122, जो कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई हो वॉलंटरीली मीन्स आज़ादाना तौर पे। अगर आपको किसी ने ज़बरदस्ती की है तो ज़बरदस्ती आपसे कोई गिफ्ट डीड लिखवाई है तो फिर वो इस फॉर्म में नहीं आएगी। वॉलंटरीली आप आज़ादाना तौर पे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी सेकंड पर्सन को गिफ्ट कर रहे हो। फिर विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए। जब आप गिफ्ट कर रहे होंगे तो उसमें कंसिडरेशन, उसकी प्राइस शामिल नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम डोनर टू डोनी, यानी देने वाला भी हो और लेने वाला भी हो। फिर नंबर 3 पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन। गिफ्ट में 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 डोनर होना चाहिए, नंबर 2 डोनी जो गिफ्ट लेयर है, और नंबर 3 डिलीवरी ऑफ पोजेशन। आपकी जो गिफ्ट है वो प्रॉपर्टी है, वो उसकी जो डिलीवरी है वो भी पॉसिबल हुई हो। जो डोनी है उसने उस गिफ्ट पे पोजेशन भी हासिल कर ली हो। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है कि डोनर जब प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो डोनी के लिए लाजमी है कि वो उसकी लाइफ टाइम में ही उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट भी करे। अब अगर डोनर ने गिफ्ट कर दिया है, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ डोनी वो डोनर फोत हो गया, तो ये गिफ्ट है जो वैलिड गिफ्ट नहीं कहलाएगा। गिफ्ट की वैलिडिटी के लिए लाजमी है कि वो जो डोनी है उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया हो इन लाइफ ऑफ डोनर। इसी तरह हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इसकी सेक्शन 123 में आ जाते हैं। सेक्शन 123 क्या कहता है इस बारे में। वो जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से मुराद वो स्टाम्प पेपर है जिसके ऊपर गिफ्ट डेट लिखी गई है। वो इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 सब सेक्शन 1A। उसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रूमेंट, वो डीड जिसके ऊपर गिफ्ट डीड लिखी गई है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंड दैट गिफ्ट डीड मस्ट बी साइंड बाय डोनर एंड डोनी एंड मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। ये जो गिफ्ट डीड है इसके ऊपर साइन होने चाहिए, डोनर के भी और डोनी के भी। फिर इसी तरह यहाँ पे 2 विटनेसेस होने चाहिए जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 2 विटनेसेस की मौजूदगी उस गिफ्ट डीड की वैलिडिटी को शो करती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने जब गिफ्ट करनी है तो क्यों ना हम एक सादे पेपर के ऊपर लिख लें गिफ्ट डीड, उसके ऊपर डोनर के साइन भी ले लेंगे, डोनी के साइन भी ले लेंगे और साथ में 2 गवाहों के दस्तखत करवा लेंगे। इस तरह ठीक है, आप एक गिफ्ट डीड तो तैयार कर लेंगे, लेकिन स्टैम्प एक्ट की आप वायलेशन करेंगे। स्टैम्प एक्ट 1899 उसकी आप वायलेशन करेंगे। एज पर लॉ ऑफ द स्टेट आपने जब इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करनी है तो उसके लिए लाजमी है कि आप एक स्टाम्प पेपर लें। जैसे अभी अगर आप इस वक्त बात करें कि आपने अगर आज एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है किसी सेकंड पर्सन को, तो जो करंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपने 1% स्टाम्प फ़ी लेनी है। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। अब वो FBR और DC वैल्यू वो आपने चेक करनी है। वो जितनी भी वैल्यू बनती है उसकी 1% जो फ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपने स्टाम्प पेपर लेना है। और इसी तरह 1% उसकी बल्दिया की फ़ी पे करनी है, ये 2% फ़ी आपने पे करनी है और उस स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने गिफ्ट डीड तहरीर करनी है। अगर आपके माइंड में ये है कि आप एक सादा पेपर के ऊपर लिखेंगे गिफ्ट डीड, डोनर डोनी के दस्तखत भी करवा लेंगे, उसके नीचे 2 विटनेसेस
के सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन भी लगवा लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर ये गिफ्ट डीड कोर्ट में चैलेंज होगी और कोर्ट की तरफ से ये नल एंड वाइड डिक्लेयर होगी। कोर्ट इस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वैलिड गिफ्ट के लिए लाजमी है कि आप एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आएँ। आप एक स्टाम्प पेपर लें, बल्दिया की जो फ़ी है वो पे करें, उसके ऊपर गिफ्ट डीड लिखें। जो डोनर है वो खुद जाए रजिस्ट्रार के ऑफिस, जो रेवेन्यू रजिस्ट्रार है उसके पास जाना है। यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एक डिफरेंट पर्सन है, रेवेन्यू रजिस्ट्रार एक डिफरेंट पर्सन है। आपने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो सब रजिस्ट्रार है, तहसीलदार है, वहाँ पे जाना है। ये गिफ्ट डीड जो होगी वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी। डोनर भी वहाँ पे जाएगा, डोनी भी जाएगा, और जो 2 विटनेसेस होंगे वो भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पे आपका ये जो गिफ्ट डीड है ये वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, तब जाके ये एक वैलिड डीड, एक वैलिड गिफ्ट कहलाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुहम्मदन लॉ का सहारा लेते हैं कि जी हमने एक गिफ्ट तैयार कर लिया है, हम ओरली गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन हम रजिस्टर्ड नहीं करवाते। देखें, एज पर लॉ ऑफ द स्टेट जो भी करंट लॉ है, आपने रजिस्टर्ड लाजमी करवानी है। अगर आप वो गिफ्ट डीड रजिस्टर नहीं करवाते तो वो वैलिड गिफ्ट डीड के ज़िम्मे में नहीं आता। कल परसों साल 5 साल बाद जब भी कोर्ट में ये मैटर चला गया, आपकी वो जो गिफ्ट डीड है वो कैंसिल हो जाएगी। वैलिड गिफ्ट डीड के लिए लाजमी है कि आप उसको रजिस्टर्ड करवाएं अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 सब सेक्शन 1A। बहुत सारी ऐसी गिफ्ट डीड्स हैं जिन्हें कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है। वो गिफ्ट डीड आज से 20 साल पहले, आज से 30-35 साल पहले तैयार की गई थी, और वो इसी तरह तैयार की गई थी। एक सादा पेपर के ऊपर लिख दिया गया, उसके ऊपर डोनर के 10 हाथ आ गए, साथ में 2 गवाहों के 10 हाथ हो गए, जी ये हमारा वैलिड गिफ्ट हो गया। लेकिन ये जब केस कोर्ट में चलते हैं, सिविल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में आके वो गिफ्ट डीड्स कैंसिल कर दी जाती हैं, और नीचे रीज़न क्या लिखी जाती है, किस रीज़न की बेस पे कैंसिल किया गया, क्यों? क्योंकि वैलिड स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की गई। अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर नहीं किया गया जहाँ जिस मुतलका इदारे में उनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी था। अगर आप इस वाले से मज़ीद जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केस लॉज लिखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो जो गिफ्ट डीड्स कैंसिल की हैं कोर्ट ऑफ लॉ ने, उसकी रीज़न क्या थी। मज़ीद इस बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई मज़ीद गाइडलाइंस, कोई रहनुमाई चाहिए, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।